ओके बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। फंड बेस अकाउंटिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस सीक्वेंस में मुझे जो है ये चैप्टर को आपको पढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग फंड बेस अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड एंड इनकम्स टू बी क्रेडिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखेंगे और बैलेंस शीट सीखेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, हमने आपको ये भी बता दिया किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है। अब आते हैं बेटा आज के टॉपिक पे। देखिएगा, आप अपने जो ओल्ड बुक है जिसके पास पीडीएफ है, अभी जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है आपको, उसमें 1 क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन तक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन है। ठीक है। ये टॉपिक में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा, इसका एक रीजन है बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये तीनों हम लोग साथ में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए जी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है बेटा। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग पर्पस के लिए फंड मिलता है। फंड बोले तो डोनेशन मिलता है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस फंड को यूज करने के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग यूज में लेते हैं। आई मीन टू से, जैसे मुझे अगर मान लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं ज्यादा इजी होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई टेम्पल बनवा रहे हैं। ठीक है। अब उस टेम्पल के लिए स्पेसिफिक हमने डोनेशन लिया है। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब किसी ने बोला कि भाई ये जो पैसा है वो आप इस चीज के लिए यूज करोगे। जैसे बिल्डिंग फंड होता है, बिल्डिंग के लिए आप इस पैसे को यूज करोगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्डिंग फंड बनाना पड़ेगा। क्या होगा उसमें, उस फंड से जितना भी आपको इनकम हो रहा है, उस फंड से, उस फंड को आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, या उस फंड के लिए डोनेशन आ रहा है, वो सब उसी फंड का, उस फंड से रिलेटेड होगा। वो उस फंड में सब ऐड होंगे और जो एक्सपेंसेस होंगे उससे रिलेटेड वो लेस होंगे। ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ नेम लिख रहा हूँ, कुछ फंड्स के नेम लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी कौन कौन सी चीजों की फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट इज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट फंड आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है। आपको जो जो टर्म सुनने को मिलेगी मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा मैच फंड। ठीक है। फिर आपको मिलेगा प्राइज फंड। ठीक है। आपको मिलेगा पेविलियन फंड। आपको मिलेगा, जनरली अभी सुनने को आपको मिलेगा पेविलियन फंड के अलावा बिल्डिंग फंड। ये मोस्ट ऑफ दी फंड्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है। ठीक है। ये सारे फंड्स हैं। अभी मैंने फंड क्यों लिखे हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़े से हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, फर्स्ट इज टूर्नामेंट फंड, यानी वो पैसा जो हमें मिला है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने सुना होगा बहुत सारे मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं जो मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। आपने सुना भी होगा कि लाइक सुमेर क्लब ने जो है वो क्रिकेट जो है वो क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग जगहों से टीम आती है और वो क्रिकेट खेलते हैं और जीतने वाले को ट्रॉफी या कुछ प्राइज मिलता है। तो टूर्नामेंट फंड जनरली जो है वो स्पोर्ट्स क्लब में यूज लिया जाने वाला फंड है। इनके लिए जो इनको डोनेशन मिलता है, अब डोनेशन मेंबर भी दे सकते हैं इस फंड के लिए, हो सकता है आउटसाइडर भी दे दे। हम जाते हैं ना स्पॉन्सरशिप लेकर के, आपको सुना होगा आपने कुछ टाइम पहले, अपने यहाँ की एक स्कूल है, उन्होंने अपना जो है वो लीग लॉन्च किया था, लाइक ये क्रिकेट की तरह ही है ना। उसके लिए उन लोगों ने फंडिंग लिया था अपने, उनके पेरेंट्स से। मैं नाम नहीं लूंगा उस स्कूल का। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जनरली आप उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो फंड इकट्ठा करते हैं और फिर उस फंड को उसी जगह पे खर्च करते हैं। यही होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यानी हमने फंड बना करके अकाउंटिंग किया, हमने सारा हिसाब किताब दिया कि कितना पैसा आया और कितना हमने लगाया। ठीक है। अब सुनिएगा, टूर्नामेंट आप समझ चुके हैं, टूर्नामेंट क्या होता है। ठीक है। मैच फंड, या आपको स्पेसिफिकली आपने मैच से रिलेटेड फंड रख रखा है, जिसमें क्या होता है, मैच जो है, मैच में आप जो भी मैच की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट का मैच फंड बना रहे हैं तो क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल बैट, बॉल्स, स्टंप, है ना, ये सब चीजें जो है वो आप इस फंड से बाय करते हैं।
तो मैच फंड समझ आता है। प्राइज फंड, अच्छा ये टूर्नामेंट और मैच फंड जनरली स्पोर्ट्स क्लब के अंदर मेंटेन किए जाने वाले फंड होते हैं। नेक्स्ट इज प्राइज फंड। प्राइज फंड, बहुत सारे क्लब्स जो हैं वो अपने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें जो फर्स्ट आता है लाइक ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं या अलग अलग तरीके के और कंपटीशन रखते हैं। जो फर्स्ट आता है उनको लाइक क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। जैसे आपने सुना भी होगा जो लाइक अग्रवाल समाज के लोग हैं, वो लोग ऑलमोस्ट साल में एक बार अपना एक वो दिन रखते हैं, आई डोंट नो उस दिन को क्या कहते हैं, और उस दिन वो अपने सारे बच्चों को लाइक बुला करके कई तरीके के मैचेस वगैरह रखवाते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और जो भी फर्स्ट आता है उनको कुछ लाइक प्राइज और उसके साथ क्या दिया जाता है, एक ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। तो ट्रॉफी मतलब प्राइज का फंड। अब वो ट्रॉफी, मैं ट्रॉफी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी काइंड के गिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो प्राइज फंड, तो ये जनरली प्राइज फंड जो है वो ऑलमोस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करती है जो कई कई तरीके के कार्यक्रम करवा रही है। जनरली समाज के अंदर ऐसा होता है, हमारा जो समाज होता है उसके अंदर हम लोगों की जो कास्ट वाला बना होता है, हर एक दिन, साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम लोग जो है वो सारे गेट टुगेदर करते हैं, और गेट टुगेदर वाले दिन बच्चों के लिए गेम्स, और जिन जो जो हमारी कास्ट में से, हमारी जगहों में से जो जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन लोगों को इस तरीके के फंड प्राइजेस दिए जाते हैं। तो ये तीनों जो है वो आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज पेविलियन एंड बिल्डिंग फंड। मैं थोड़ा सा पेविलियन और बिल्डिंग फंड को डिफरेंट ट्रीट करके बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ऊपर वाले जो फंड थे बेटा, ये फंड ऐसे फंड थे जिनसे आपकी कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही थी। आई मीन टू से, आपने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मतलब है आपने कोई 5 टीमों को बिठाया, और है ना 5 टीमों में से फाइनल एक टीम निकली और आपने उसको कुछ प्राइज वाइज दे दिया प्राइज फंड में से। तो ये इससे आपकी कोई असेट क्रिएट नहीं हुई, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इससे कोई किसी प्रकार का कोई असेट क्रिएट नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो फंड बेस अकाउंटिंग, जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इनकी जो फंड बेस अकाउंटिंग होती है वो असेट क्रिएट करने वाली फंड बेस अकाउंटिंग नहीं होती। मतलब मैं अगर इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये जो टूर्नामेंट फंड वाली चीज है, ये टूर्नामेंट फंड वाली, मैच फंड और प्राइज फंड जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि नॉन असेट क्रिएटिंग है। मतलब इनसे किसी प्रकार का कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है फॉर एनपीओ, ठीक है। एनपीओ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है एनपीओ नाम सुनकर के कि सर ये एनपीओ क्या है। तो एनपीओ आपको अब से लेके मैं एनपीओ ही ट्रीट करूंगा, ऐसे एनपीओ ही बोलूंगा, आई मीन, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली जो चीजें दिख रही है आपको, नेक्स्ट वाली कौन सी, ये पेविलियन फंड हुआ, ठीक है, और बिल्डिंग फंड हुआ। ऐसे भी बहुत सारे असेट्स क्रिएट करने के लिए फंड होते हैं, ठीक है। तो इन फंड्स के स्पेसिफिक नाम जो आपकी बुक में अभी फिलहाल पेवेलियन और बिल्डिंग दिए, इससे कई तरीके के और नाम भी पॉसिबल है, ठीक है। इनको बोला जाता है असेट क्रिएटिंग, असेट क्रिएटिंग, है ना, असेट क्रिएटिंग फंड। इसको आप समझ सकते हैं, असेट क्रिएटिंग फंड, यानी आपने ये जो मेंटेन किया है ना फंड, ये आपकी किसी ना किसी प्रकार की असेट क्रिएट करेगा। और ऊपर वाले नॉन असेट क्रिएटिंग फंड होंगे, वो फंड लिख देना आप, नॉन क्रिएटिंग असेट फंड होगा, है ना। ऐसे फंड्स जिनसे आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की असेट क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। दोनों की अकाउंटिंग में छोटा छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होगा बेटा, है ना, वो आप देखिएगा। चलिए एक बार फटाफट से एसएस ले लीजिए। आज हम लोग इसी का डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। ले लिया होगा अभी तक? चलिए अब सुनिएगा, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे पहले, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें चीजें और समझा देता हूँ, इसको कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड बेस अकाउंट, फंड बेस अकाउंटिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। ये टॉपिक है फंड बेस अकाउंटिंग, और इसका हम लोग अभी ट्रीटमेंट सीखेंगे। देखिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना होता है। इस स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है, ऊपर लिखा है स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग डैश फंड। डैश फंड मतलब अगर क्वेश्चन टूर्नामेंट का है तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग टूर्नामेंट फंड, अगर क्वेश्चन मैच फंड का है तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग मैच फंड। क्लियर है ना। ऐसे पेवेलियन लिखा है तो स्टेटमेंट शोइंग पेवेलियन फंड। क्लियर। इसलिए मैंने डैश छोड़ा है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम और इधर अमाउंट। अब देखिएगा बच्चा, इधर मैं लिखूंगा
ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डैश फंड। ये डैश की जगह क्या आएगा, जो क्वेश्चन हमारे पास अगर क्वेश्चन बिल्डिंग फंड का है तो हम बिल्डिंग डैश की जगह लिखेंगे, अगर मैच फंड का क्वेश्चन है तो मैच लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस उस फंड का आपके पास क्वेश्चन देगा। अच्छा, एक चीज और छोटी सी चीज ध्यान रखना, जो न्यू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पहली बार आज न्यू प्रॉफिट अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसी साल, तो इनके लिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, इनके लिए इनका कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा। और जो पुरानी है, जो ऑलरेडी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से काफी समय से काम कर रही है, तो उनके लिए इसका ये ओपनिंग बैलेंस भी होगा। क्लियर होता है? इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे जो भी हमें डोनेशन मिला, डोनेशन रिसीव। अब ये जो डोनेशन रिसीव होगा बेटा, किसके रिगार्डिंग रिसीव होगा, उस स्पेसिफिक फंड के रिगार्डिंग। जैसे क्वेश्चन में लिखा आएगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट रिसीव, या डोनेशन फॉर मैच रिसीव, या डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव। तो जैसा जिस स्पेसिफिक फंड का डोनेशन हमें मिला है, उस स्पेसिफिक फंड की स्टेटमेंट में हम उसे ऐड करेंगे। तो डोनेशन रिसीव फॉर डैश, डैश मतलब समझ गए ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, एक बात समझो बेटा, मैं आपको ये कहूं कि ये फंड का पैसा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास काफी लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना काल में किसी भी प्रकार का कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ पिछले एक साल में। तो बेटा क्या होगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस फंड पे, उस फंड का जो बैलेंस होता है उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से भी रिटर्न मिले। आ रही है बात समझ में? तो अगर मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डैश फंड। अगर मैंने उस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वो बैंक में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट हो सकता है, उसे मैं शेयर मार्केट में शेयर्स भी खरीद सकता हूँ। जनरली शेयर्स नहीं खरीदे जाते, मैंने जो डिविडेंड वर्ड लिखा है, जनरली शेयर्स नहीं खरीदे जाते, बिकॉज ये जो फंड होता है इसकी नीड कभी भी हो सकती है ना। इनको ऐसी असेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जहां से हमें फिक्स रिटर्न मिले। तो दैट्स वाई अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो बुक में इंटरेस्ट वर्ड ही लिखा है। बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये पॉसिबल है, अगर हम हमारे पास बहुत ज्यादा फंड है और हमें ये पता है कि हमारा टूर्नामेंट जो है या हमारा प्राइस जो है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लगभग इतने ही अमाउंट का होता है। सपोज मेरे पास 50 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड में पड़े, और मेरा अगर एक या दो या पांच टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज भी करूंगा अपकमिंग ईयर में, तो मुझे दिख रहा है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो 50 लाख में से मैं 30 लाख इन्वेस्ट करके रखूंगा, ताकि इसका भी रिटर्न मिले। तो जो भी रिटर्न हमें उस फंड को इन्वेस्ट करने से मिलता है बेटा, वो इंटरेस्ट भी इसी में ऐड होगा, क्योंकि ये उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम है। क्लियर होती है बात यहां तक? अब इसमें से लेस क्या होगा सर, इसमें से लेस सिर्फ एक चीज होगी, उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस फोर फोर डैश। ये जितने भी डैश मैंने लगाए, इन सब डैश में एक ही कोई चीज आएगी। तो टूर्नामेंट का क्वेश्चन होगा तो टूर्नामेंट, मैच का होगा तो मैच, पेवेलियन का होगा तो पेवेलियन। समझ गया ना मेरी बात? यहां तक क्लियर होता है? तो जैसे ही मैंने एक्सपेंसेस इसमें से लेस किया बेटा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डैश फंड। अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस बोलूं मैं इसे, या मैं इस तरीके से बोलूं बैलेंस ऑफ डैश फंड, बात एक ही। ठीक है? और जितने भी बैलेंसेस होते हैं, आज एक नई चीज सिखा रहा हूं, सुनना। जो भी बैलेंसेस आते हैं 11th क्लास तक जो आपने पढ़ा, थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ाया मैंने, ये मुझे पता है, बट दैट डे पे मैं आपको ये सारी चीजें नहीं सिखा सकता था। तो याद रखना, जो मैं अभी आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट, ये आपके बेस मजबूत करेगी बेटा। आपने पढ़ा है 3 तरीके के अकाउंट होते हैं सर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जिन भी आप आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, वो सब नॉमिनल नेचर के होते हैं। जो भी आइटम्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, वो सब नॉमिनल नेचर के होते हैं, और उनका कभी बैलेंस नहीं निकलता, उनका कभी बैलेंस नहीं निकलता, क्योंकि वो ट्रांसफर होकर के राइट ऑफ हो जाते हैं। क्या होते हैं सर? जिन जो भी आइटम्स होते हैं जिन्हें आप नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उनका बैलेंस नहीं निकलता,
वो सारे के सारे आइटम्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख करके उसे राइट ऑफ कर देते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में। ट्रेडिंग का एक आइटम इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो क्लोजिंग स्टॉक है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के सारे आइटम्स आप जो लिखते हैं वो उन्हें राइट ऑफ करना कहते हैं। ये राइट ऑफ वर्ड अब बहुत आएगा आपके सामने। तो इनके बैलेंसेस नहीं होते, लेकिन जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और रियल अकाउंट होते हैं, इनके बैलेंसेस निकलते हैं, बैलेंसेस। और ये जो बैलेंसेस हैं इन्हें बैलेंस शीट में शो किया जाता है। बैलेंसेस को वेट करना ना, आपको ये चीज दिख नहीं रही होगी, वेट करना, मैं थोड़ा सा इसको यहीं लिख देता हूँ। ये जो बैलेंसेस है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिख नहीं रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग। और ये जो पर्सनल रियल अकाउंट है इनके बैलेंसेस होते हैं, और इन बैलेंसेस को हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक है, तो ये एक बार आप छोटा सा एसेस ले लें, अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, एक बार आप एसेस ले लें। इस क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में शो करेंगे, बिकॉज ये बैलेंस वर्ड है ना। एसेस लेने एक बार बच्चे। ओके, आई होप सो ले लिया होगा आपने एसेस बेटा। चलिए, इस चीज को हटा करके मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना ये जो बातें मैं बता रहा हूं अभी आपको। मैं, चलिए इधर ही कर दो, अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, तो स्पेस चाहिए मुझे। अब देखिए, एक बनती है यहाँ पे बैलेंस शीट सर। बैलेंस शीट में आप क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, मैं छोटी सी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाऊंगा। एक्सट्रैक्ट मतलब अधूरी, अधूरी बैलेंस शीट बना करके हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि कौन से आइटम्स कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा बेटा 11th क्लास का वो चैप्टर, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस चैप्टर में हमने पहले एडजस्टमेंट समझाए थे, और उन एडजस्टमेंट्स का फाइनल अकाउंट पे कहाँ कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है वो समझाया था, है ना। तो वैसा ही ये मैं आपको पहले एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, फिर इसके फाइनल अकाउंट पे आएंगे। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट का, इस फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो एडजस्टमेंट्स आते हैं उनका इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो होगा। अब आपके पास अगेन दो चीजें दिमाग में आएंगी, सर ये तो क्लोजिंग बैलेंस है ना, अगर ये पॉजिटिव आया तब यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैश फंड। डैश फंड मतलब जो भी फंड का बैलेंस है वो। अच्छा, इस फंड के बैलेंस के लिए एक नई चीज क्या है, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस आया आपका पॉजिटिव, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नंबर वन। अगर इसका बैलेंस नेगेटिव आया, नेगेटिव भी आ सकता है भाई, आप ऐसे सोचना मत कि इसका बैलेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है। तो जब नेगेटिव आएगा तो इसे हम लोग, हमारा एक अकाउंट और जो मैंने आपको बताया था नाम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। डेबिट वाला साइड एक्सपेंस साइड होता है, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट करो उसे। ये खर्चा होगा आपका, जब इसका नेगेटिव बैलेंस आएगा तो इट मीन ये आपका एक्सपेंस है। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज मुझे टूर्नामेंट के लिए फंड मिला, यानी डोनेशन मिला 90,000, है ना। ओपनिंग बैलेंस मेरा नील था, इसी साल मैंने मेरा एनजीओ स्टार्ट किया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, तो मुझे 90,000 का फंड मिला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे एक्सपेंस हो गए एक्चुअल 92,000, 2,000 एक्स्ट्रा लग गए जेब से, तो 2,000 रुपीज जो है वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करूंगा, वो उस करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट होगा। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चंस आएंगे और आएंगे जब बात करेंगे। पहली चीज आपने ये समझ ली कि इसका अगर बैलेंस आता है तो इसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब बात मैंने सर इसके साथ आपको एक चीज और बताई थी कि इस फंड के बैलेंस को अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया बेटा, तो उस फंड का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी तो आप शो करोगे, तो आप वो इन्वेस्टमेंट असेट साइड में शो करोगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ डैश फंड के नाम से। वो फंड अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया, जैसे मान लो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है भाई। और अगर मान लीजिए आपने उस पैसे को बैंक में जमा करवा रखा है, तो आप लिखोगे बैंक बैलेंस ऑफ डैश फंड, है ना, ये बैंक बैलेंस। क्लियर। ये आपका फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। एक बार सब बच्चे अच्छे से इसका एसेस ले लें भाई। दिस इज योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग,
जो 2020 वाला वर्जन है, मतलब पिछले साल वाला जो बुक है, उस बुक के इस पूरे टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन है इसके, है ना। वो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। इनिशियली जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सब लोगों के पास पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, उस पीडीएफ को देखिए आप। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1 और 2 दोनों में पढ़ा रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में भी होंगे, मैं इसे हटा रहा हूँ एक बार कंप्लीट, अच्छे से लिखेंगे फिर से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे। और साथ में मैं ये टॉपिक भी हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम रहता है। फंड बेस अकाउंटिंग तो हम लोग हमारे पास लिख लेते हैं, फंड बेस अकाउंटिंग। मैंने सर एक बार से फोटोज भेजी सर, देख लो उसमें है कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपने मुझे फोटोज भेजा, एक्चुअली मेरा फोन जो है वो सामने कैमरा है, ठीक है। तो आज तो हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज मैंने किसी से पूछा था तो पता चला कि इस बार ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, ऑलमोस्ट सेम बुक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना उसे, बट जो मुझे बेसिक क्वेश्चंस बताने हैं ना, वो बेसिक क्वेश्चंस वही है, सेम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फंड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 10। दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज एज पर 2020 वर्जन, ठीक है। क्वेश्चन सेज, आपके साथ में क्वेश्चन रीड करूंगा, ठीक है। जो बच्चे से बाद में देखेंगे ना वीडियो को, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन इज, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको उसको बताना है कि आप इसे फाइनल अकाउंट पे कैसे शो करोगे। दो केसेस है, केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 में है प्राइस फंड इज 50,000, तो केस 1 में हमें कौन सा फंड मेंटेन करना है बेटा, हमें केस 1 में मेंटेन करना है मैच फंड, सॉरी प्राइस फंड। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाना होगा, उसमें हम लोग ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्राइस फंड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए प्राइस फंड का जो आपके पास बैलेंस है 50,000, ये 50,000 ओपनिंग बैलेंस ट्रीट होगा, तो आप इसे लिखेंगे अपने पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड। एक क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना। 50,000, इसमें आपके पास क्वेश्चन में लिखा है प्राइज अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मतलब होता है प्राइज आपने अवार्ड किए यानी दिए, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया 12,000 के। और इसके नीचे लिखा है मैच एक्सपेंस। बेटा देखो एक चीज समझ रहा, प्राइस फंड इज डिफरेंट थिंग एंड मैच एक्सपेंस इज डिफरेंट थिंग। प्राइस फंड जो हमने मेंटेन किया है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया है, कि जो भी प्राइजेस होंगे उसका पैसा हम इस फंड से निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट मैच का एक्सपेंसेस फंड से नहीं लिया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा, इसमें से लेस कर दिया, इसमें कोई डोनेशन वगैरह नहीं है, तो मैंने प्राइज अवॉर्डेड जनरली लेस कर दिया 12,000 रुपीज। जैसे ही मैंने 12,000 लिखा, आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो कि बनेगा 38,000। 38,000 इज द प्राइस फंड बैलेंस। अब आपको मैं दो चीजें सिखाऊंगा यहाँ पे। देखो बेटा, ये जो प्राइस फंड है, इसे तो आप कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, है ना, अभी बताया था क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। और जो मैच एक्सपेंस है, वो एक तरीके से सिर्फ इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, जैसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं जनरली। तो खर्चे जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होंगे। मैं छोटा सा पहले एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ, इतना सा, ठीक है, क्योंकि हमें इसका इफेक्ट बताना है ना कि फाइनल अकाउंट में कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पीए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें तो आ जाएगा मैच एक्सपेंसेस, जो मेरे पास क्वेश्चन में अलग से दे रखा है, टू मैच एक्सपेंस, डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास में, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स। हालांकि इसमें कौन से खर्चे आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये डिस्कस हम लोग थोड़ा सा बाद में, जब तक 4 टॉपिक हो जाए इसके बाद करेंगे, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे और डिटेल में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर। तो एक तो आंसर ये आ गया इसका, और दूसरा कहाँ शो होगा, इसे बैलेंस शीट में शो करना है सर। तो बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे बेटा, इतनी सी बैलेंस शीट लिखेंगे, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है सर ये,
और इस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे हम लोग प्राइज फंड। अच्छा, बैलेंस शीट में टू बाय का यूज नहीं होता, ये लाइबिलिटी, ये असेट, ये अमाउंट, ये असेट, ये अमाउंट। तो प्राइस फंड का बैलेंस आया 38,000। ठीक है, क्वेश्चन में और कोई आइटम तो लिखा नहीं है। आप एक बार फटाफट से बच्चे एसएस ले लें। ले लिया होगा एसएस बेटा? चलिए आगे चलते हैं। समझ आ रहा है क्या? ये वाला टॉपिक समझ आया क्या बच्चों को? यस और नो में जवाब दे दो बेटा। यस सर। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट? निहाल को, रक्षित, हर्षित, या जो भी हम लोग कनेक्टेड है, प्रांजल? नो सर। ओके, अभी नो तक सर। कंफर्टेबल है। ठीक है, चलिए इसका केस नंबर 2 में आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। केस 2 बहुत इजी है। केस इस केस 2 में ऑलमोस्ट सारी बातें आ जाएगी। अगर आप देखोगे केस 2 में लिखा है मैच फंड। ओके, मैच फंड का बैलेंस गिवन है, तो मुझे ये जो अकाउंट है वो किसका बना, स्टेटमेंट है वो किसका बनाना होगा? मैच फंड का। ठीक है, अब मैच फंड का बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस भी मैच फंड का आना चाहिए। मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास जो जो गिवन होगा वो हम लोग यहाँ पे एडलेस करते जाएंगे। ये तो मैं हटा ही देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। अब मैं मैच फंड के बैलेंसेस लिखता हूँ यहाँ। ओके, तो अब देखिए मैच फंड के जो बैलेंसेस है वो 1,00,000 रुपीज हमारे पास गिवन है। 1,00,000 मैंने मैच फंड का बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट इज मैच एक्सपेंसेस। देखो मेरा टारगेट क्या रहता है, लाइक मैं जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं सबसे पहला ध्यान रखता हूं प्रेजेंटेशन का। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी प्रेजेंटेशन का एक रूल है। क्या है बेटा? आप पहले जो ऐड होने वाले आइटम से आप उसे अपर साइड में रख दें, और जो लेस वाले आइटम है उसे आप लोअर साइड में रख दें। तो मैंने मैच एक्सपेंस को फिलहाल इग्नोर किया बिकॉज मैं नीचे जाकर के उसे लेस करूंगा। क्लियर है? तो आपके पास मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 आ गया, मैच एक्सपेंस 35,000, फिलहाल हम लोग इसको अलग रख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, हमने इस मैच फंड को कहीं पैसा इन्वेस्ट किया 60,000। ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये तो बैलेंस शीट में शो होने वाला आइटम है। तो बैलेंस शीट मैंने बना रखी है, इसके नीचे यहाँ पे पहले आपके सामने में लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। मतलब मैच फंड का जो पैसा था हमने उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट किया बेटा? 60,000। देखो, आप एक चीज पे और गौर रखना, जितना आपके पास बैलेंस है उस बैलेंस से ज्यादा कभी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। आई मीन टू से द इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड कैन नॉट बी मोर देन द बैलेंस ऑफ दैट फंड। उस बैलेंस, उसका, उस फंड का जितना बैलेंस होगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, ओके। तो यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट हमने 60,000 का किया, इंटरेस्ट मिला है हमें इसमें, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। तो जो इंटरेस्ट मिला है वो आप ऐड करेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 3,000 आ गया। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सुनना, लिखा है प्राइज अवॉर्डेड। तो प्राइज अवॉर्डेड और इसका तो कोई सेंस ही नहीं होता ना। मैच फंड इज अ डिफरेंट थिंग, प्राइज अवॉर्डेड इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों को आपको ऐसे नहीं मिलाना सर, मैच करवाया तो जो जीतेगी उसको प्राइज तो देंगे ना, तो इसी फंड में से देंगे ना। उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड अलग रखा जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए प्राइज फंड एक नॉर्मल एक्सपेंस है। इस नॉर्मल एक्सपेंस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट आएगा बेटा? देखना, प्राइज फंड का, प्राइज फंड का अमाउंट है 19। अरे प्राइज अवॉर्डेड लिखना है, फंड नहीं लिखना, प्राइज अवॉर्डेड, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक एक फंड मेंटेन होगा हमारे पास। तो 19,000 हमने क्या लिखा? ये है प्राइज अवॉर्डेड। और इधर आपका और कोई इनकम नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, तो बस मैच एक्सपेंसेस लेस कर दो। मैच एक्सपेंसेस, बेटा मैच एक्सपेंसेस बनता है 35,000। तो ये आपके पास जो आंसर आता है 1,00,000 में से 30 का 70, 65, 68,000। 68,000 का जो बैलेंस है ये कहलाएगा मैच फंड बैलेंस। दिस इज द क्लोजिंग मैच फंड बैलेंस, मैच फंड बैलेंस। ठीक है, और मैच फंड बैलेंस को आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रखना होगा। मैच फंड बैलेंस 68,000। कंफर्टेबल है ना बेटा यहां तक? ये आपका केस 2 कंप्लीट होता है। सब बच्चे एसेस ले लें इसका। ओके, तो
आपने ले लिया होगा बेटा इसका जो एसएस है वो। देखिए अभी आज हमने सिर्फ बेसिक सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, मैं आपको इससे एडवांस लेवल पे फिलहाल नहीं ले जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इतना क्वेश्चन जो आज मैंने बताया वो आप करेंगे। एक इसके साथ जो 2020 बुक है टीएस ग्रेवाल, इनका आपको 8 7th 8 ये क्वेश्चन करना है, 9th क्वेश्चन करना है, 11th 12th करना है और 13 14 करना है। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सब सिमिलर है ना, किसी भी क्वेश्चन में इसके अलावा कोई नई बात नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन में आएगा बैंक बैलेंस लिखा आ जाएगा, वो बैंक बैलेंस मैंने आपको बता दिया है कि कभी आपके पास ऐसा लिखा आ जाए इस पर्टिकुलर फंड का बैंक बैलेंस, तो वो बैलेंस शीट में सेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा कल तक। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अभी पेवेलियन और बिल्डिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करवाए जो असेट क्रिएटिंग वाले हैं, है ना, एसेट फंड जो असेट क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको एसएस लेना है वो ले ले।